अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। होप सो आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक होंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपनी डिटेल्स शेयर करके। चलिए अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं। बहुत से हमें कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, फेसबुक पे इनबॉक्सेस आ रहे थे कि एज़ोस्पर्मिया और एस्पर्मिया में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों में ट्रीटमेंट पॉसिबल है या दोनों का ही हल नहीं है? तो थोड़ी सी उस पर बात करेंगे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। एस्पर्मिया जो होता है उसका मतलब होता है कि आपका डिस्चार्ज इजैकुलेशन के बाद जो डिस्चार्ज होता है, जो इजैकुलेशन होती है वो ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, सिक्रीशंस ही नहीं है। शुरू से ही आपके अंदर ये चीज नहीं पाई जाती। इसको कहते हैं कंजेनिटली कॉजेस, कंजेनिटली इश्यूज, यानी कि पैदाइशी नुक्स, नेचुरली अल्लाह की तरफ से ये चीज है। एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि आपका वॉल्यूम है, डिस्चार्ज है, इजैकुलेशन भी ठीक है, वो भी हो रही है, लेकिन उसमें जो स्पर्म्स है ना वो नहीं है। इस तरह के मरीजों को हम रिकमेंड करते हैं कि आप बायोप्सी कराएं। बायोप्सी में अगर स्पर्म्स मिल जाते हैं, वेल एंड गुड, तो आप इक्सी की तरफ जाएं, यानी कि आईवीएफ इक्सी जिसको कहते हैं। आपने वो वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और उसमें चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर सकें। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। एस्पर्मिया का कोई हल नहीं है, क्योंकि जब सिक्रीशंस ही नहीं है, बायोप्सी किस पे करेंगे, कहाँ पे स्पर्म्स को ढूंढेंगे? तो उसमें कुछ कॉजेज कंजेनिटली भी आती हैं और कुछ आती हैं जी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो कॉजेज होती हैं वो हम ठीक कर सकते हैं, और ज्यादातर 80% कॉजेज एक्वायर्ड ही होती हैं। 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो कंजेनिटली कॉजेज होती है, यानी कि आपका सिस्टम आधा मेल वाला है आधा फीमेल वाला है, या आपकी टेस्टिस ही नहीं है। अगर टेस्टिस हैं भी तो अनडिसेंडेड है, यानी कि आपके एब्डोमेन में है, उन्होंने नीचे स्क्रोटम में ट्रैवल ही नहीं किया, डिसेंड ही नहीं किया, या रास्ते में ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको पॉसिबल है तो सर्जरी करके उसको ट्राई किया जा सकता है, कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसकी श्योरिटी नहीं होती जो कंजेनिटल कॉजेज होते हैं। या फिर जो आपके हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्रेन से, कुछ सिरे से प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, इसके लिए भी हार्मोनल टेस्ट होते हैं। आपका अल्ट्रासाउंड होता है, स्क्रोटम टेस्ट करते हैं कि टेस्टिस उसमें पाई गई है कि नहीं पाई गई, थ्रू स्कैन। इसी तरह से हम जो सीमन एनालिसिस करते हैं, वहां से एक ही टेस्ट होता है मेल का। सीमन एनालिसिस और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एफएसएच एलएच के लेवल्स चेक कर लेते हैं कि प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं। उनकी अमाउंट और रेंज से पता चल जाता है कि कंजेनिटली इश्यूज हैं या एक्वायर्ड हैं। तो एक्वायर्ड को ठीक किसी हद तक नहीं, काफी हद तक किया जा सकता है। उसके लिए जो चीजें गायनेकोलॉजिस्ट के हाथ में होती हैं वो हम लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम यूरोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं। अगर कोई माइनर सर्जरी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जो जहां से प्रोडक्शन हो रही है उस रास्ते में कोई इशू आ रहा है, जैसे फीमेल में पीसीओएस कॉमन है, ऐसे ही मेल में एज़ोस्पर्मिया आजकल बहुत कॉमन है। कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं। इसी तरीके से जो मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो गाय भैंसे हैं उनको टीके लगाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें, और उन टीकों में जो उनको टीके लगते हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं। इसी तरीके से मुर्गी के गोश्त को ज्यादा करने के लिए या बड़ा दिखाने के लिए या हेल्थी दिखाने के लिए, या उनको हैचरी में जब वो एग हैच होते हैं और उनको पोल्ट्री फार्म में प्रॉपर एक सिस्टम जो होता है एग हैचिंग के लिए, या जब उनको प्रॉपर जो सिस्टम है उसमें भी जो उनको इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं वो सारे स्टेरॉइडल हार्मोन इंजेक्शन होते हैं, और वही हार्मोन्स मेल और फीमेल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम वही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और हमारी डेली रूटीन है, हर घर में ये चीजें यूज हो रही हैं, तो उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी, जिसकी वजह से फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है। मेल में भी पानी की थैलियां होती हैं जिसको हाइड्रोसील वेरिकोसील कहते हैं, जिसकी डिग्रीज होती हैं। उन डिग्रीज के अकॉर्डिंग अगर मेडिकेशन से ठीक होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसके लिए उनको यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करके सर्जरी करनी पड़ती है। वो भी इफेक्ट करते हैं आपकी स्पर्म्स क्वालिटी को। हर्निया बहुत कॉमन हो गया है आजकल, और हर्निया की वजह से ही स्पर्म क्वालिटी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को चेंज करें, आप प्रोटीन की तरफ ज्यादा जाएं, आप कार्ब्स, मैदे वाली चीजें, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो देसी यूज करें, घर की चीजें यूज, अपने सामने बनी हुई चीजें यूज करें। खालिस से खालिस चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको इन प्रॉब्लमों को काफी हद तक सोल्यूशन मिल जाएगा। ये थी इसकी कुछ कॉजेज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, और आपको डिफरेंस बताना चाह रही थी कि एजोस्पर्मिया और एस्पर्मिया में क्या चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। और एस्पर्मिया का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन एजोस्पर्मिया का इलाज इक्सी है।
और उसके लिए पहले आप अपनी डॉक्टर से मिलें, डिस्कस करें, कंसर्न करें, यूरोलॉजिस्ट को जब आपकी डॉक्टर रेफर करेंगी, गायनेकोलॉजिस्ट, तो आप उनसे भी डिस्कस करें, दोनों का आपस में बाउंड होना चाहिए। उसके बाद आपको लेके चलें, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा और डेफिनेटली इसमें चांसेस भी कंसेप्शन के बढ़ जाते हैं। उसके लिए आपको बायोप्सी करवानी होती है। बायोप्सी का अगर स्पर्म्स पाए जाते हैं तो ही आपका मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि आपके सिक्रीशंस हैं और आप कह रहे हैं भाई मुझे तो कोई आईवीएफ करके नहीं दे रहा। तो सिक्रीशंस इज अ डिफरेंट, वो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके अंदर स्पर्म्स होना बहुत जरूरी है और आपको जैसे कि पता है स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है।